अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उस दिन हमने 20 MCQ सॉल्व किए थे जो मेहरबान यूनिवर्सिटी की टेस्ट में आ चुके थे। जो भी ये 3-4 दिन टेस्ट चली है उनमें से पहले मुझे 20 MCQs मिले थे जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी और मेरे पेज पे फिज़िक्स गुरु पे वो पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। और आज मैंने फिर 45 MCQs जो हैं वो कलेक्ट किए हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स गए थे टेस्ट अटेम्प्ट करके आए थे उनसे पूछ के। वो 20 वो और 45 अब ये मैंने कलेक्ट किए हैं और ये 45 MCQs आज मैं सॉल्व करूँगा। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा गेस भी करूँगा कि ये MCQs अगर आए हैं तो दूसरे कौन से MCQs अब आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है जो आ चुका है प्रीफिक्स में से कि 1 पिको किसके बराबर होता है, तो 1 पिको बराबर होता है 10⁻⁻12। और इससे पहले जो 20 MCQs हैं उसमें मैंने एक MCQ सॉल्व भी करवाया था जिसमें ये MCQs आया हुआ था कि 1 मेगा किसके बराबर होता है, तो वो 10⁻6 के बराबर होता है। तो मतलब कि MCQs इसमें प्रीफिक्स में आ रहे हैं तो आप लोगों को प्रीफिक्स याद करने होंगे। अब शायद आ सकता है कि 1 किलो या 1 माइक्रो या 1 मिली किसके बराबर होता है, तो इस पर आप फोकस कर लें। और दूसरा क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ अ डेंसिटी इज़, तो हम डेंसिटी के पढ़ के आते हैं। तो डेंसिटी हम कहते हैं मास पर वॉल्यूम को। तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैसे डेंसिटी के 3 टाइप्स होते हैं, एक होती है लीनियर डेंसिटी, एक होती है एरियामेट्रिक डेंसिटी और दूसरी होती है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। हम डेंसिटी जनरल वॉल्यूमेट्रिक को ही कहते हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों को लीनियर डेंसिटी कहे तो फिर होगा किलोग्राम पर मीटर, और एरियामेट्रिक डेंसिटी कहे तो फिर होगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। पर यहाँ पे जस्ट डेंसिटी कह रहा है तो इसलिए ये होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और उसके बाद डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी आया था, तो वेलोसिटी का डायमेंशन जो होता है वो होता है LT-1। और यहाँ पे एम नॉट जो दिया हुआ है, वैसे भी हम पढ़ते हैं मैथ में कि किसी के भी ऊपर पावर ज़ीरो हो तो वो 1 के बराबर होता है। मतलब कि M0 का मतलब ये है कि ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई है LT-1 के साथ। मतलब कि ये ऑप्शन करेक्ट है LT-1। और दूसरा क्वेश्चन था कि एम के सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या है, तो एम के सिस्टम कहे या एसआई सिस्टम कहे, दोनों बात सेम ही होती है। तो एसआई सिस्टम में या एम के सिस्टम में एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल है। पहले जो टेस्ट उसमें ये आया हुआ था कि हीट एनर्जी का यूनिट क्या है, तो उसका भी जूल होता है। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हीट एनर्जी कहे, इंटरनल एनर्जी कहे, काइनेटिक एनर्जी कहे, पोटेंशियल एनर्जी कहे, या किसी भी किस्म की एनर्जी कहे या वर्क कहे या टॉर्क कहे, उन सब का डायमेंशन सेम होता है और यूनिट सेम होते हैं, ये याद कर लेना। द डायमेंशन ऑफ वर्क इज़, और वर्क का डायमेंशन क्या होता है, तो उसका है mL²T-2। तो वर्क का डायमेंशन जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि एनर्जी हो, किसी भी किस्म की वर्क हो, टार्क हो, इन सब के यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो डायमेंशन होता है mL²T-2। और यूनिट ऑफ द करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। अब ये आ सकता है कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, तो 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में से 1 सेकंड में, तो उसको हम 1 एम्पियर कह सकते हैं। ये आने के चांसेस हैं अब। और दूसरा द यूनिट ऑफ द पावर, तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो पहले ये आ चुका था कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, वो 746 वाट के बराबर होता है। और इस टेस्ट में आया है कि पावर का यूनिट है क्या। तो अब अगली टेस्ट में आ सकता है कि 1 किलो वाट कितने के बराबर होता है, तो 10⁻³ वाट के बराबर होता है, ये आ सकता है। फिर दूसरा इन एम के सिस्टम द यूनिट ऑफ मास, तो मास का एम के सिस्टम में यूनिट क्या होता है, kg। तो इस टेस्ट में ये आया है कि एम के सिस्टम में यूनिट ऑफ मास क्या होता है, kg। और उससे पहले में आया था कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडिला। अब हो सकता है कि उन 7 बेसिक यूनिट्स में से कोई और यूनिट दे दे, तो इस पर फोकस कर लें आप लोग। और दूसरा क्वेश्चन है तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब देखो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है टेस्ला, ये यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन को हम टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, 10⁻4 गाशियस के बराबर होता है। देखो तो पिछली टेस्ट में आया था कि 1 गाशियस
गाशियस जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन का। फिर 1 गाशियस किसके बराबर होता है, तो वो बराबर था 10⁻⁴ टेस्ला के। अब देखो वही क्वेश्चंस को रिपीट किया है इन लोगों ने, लेकिन दूसरे तरीके से। यहाँ पे कहा है कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं कि 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, 10⁻⁴ के गाशियस के बराबर होता है। मैंने कहा था कि आ सकता है, और देखो ये आया है। फिर मोमेंटम किसको कहते हैं, तो हम पढ़ के आए हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड अ मोमेंटम। तो मास और वेलोसिटी को प्रोडक्ट करते हैं, उसको मोमेंटम कहते हैं। अब आ सकता है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड, तो उसको मोमेंटम कहते हैं, ये आ सकता है। दूसरा द यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये ऐसा यूनिट है न्यूटन। और वैसे CGS में डाइन होता है, हम पढ़ते हैं, और FPS में जो है पाउंड होता है, जिसको हम लेब्रा लिखते हैं, LB से लिखते हैं उसको। और दूसरा द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट है। और उसके बाद द नेगेटिव वेक्टर हैज़, जो भी नेगेटिव वेक्टर होता है उसका सेम मैग्नीट्यूड होता है और अपोजिट डायरेक्शन होता है। अगर यहाँ पे कहता है इक्वल वेक्टर है, तो फिर क्या होता, सेम मैग्नीट्यूड होता और सेम क्या होती, डायरेक्शन। ये आ सकता है अब, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन क्या होती है, तो हम पढ़ के आते हैं F इज इक्वल टू एम ए होता है। अगर A को हम अकेला करें तो क्या करना पड़ेगा, M एक साइड मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड होगी फोर्स के साथ, मतलब A इज इक्वल टू F अपॉन M होगा। मतलब इस तरीके से आया था, वो एग्जैक्ट F इज इक्वल एम ए नहीं आया हुआ था, उसको क्या किया हुआ था, A को अकेला किया हुआ था। ये थोड़ा मतलब कि आप अपनी प्रैक्टिस कर लें इन पे, कि कोई भी फार्मूला, उस फार्मूले से कोई भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है, फिर आपको वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस आना चाहिए। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड, अब टाइम के साथ जो हम वर्क करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। फिर दूसरा द टाइम पीरियड ऑफ अ वन वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कितना होता है, इसका रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है। दर हकीकत MCQ ऐसा ही होगा, लेकिन मैंने बच्चों ने मुझे ऐसे ही बताया तो मैंने लिख लिया है, वैसे होगा ऐसे ही। द के टाइम पीरियड ऑफ अ वन वाइब्रेशंस हैव द रिलेशन विद द फ्रीक्वेंसी, तो वो होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल होते हैं, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f होता है। और दूसरा क्वेश्चन था आइसोटोप हैव अ सेम नंबर ऑफ, तो जो भी आइसोटोप्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो तादाद होता है वो सेम होता है, लेकिन उनके पास न्यूट्रॉन का जो तादाद है वो चेंज होता है। देखो ये क्वेश्चन पहले आ चुका था कि इनमें से जो 2 एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, तो उनकी कौन सी चीज़ डिफरेंट होगी, तो वो न्यूट्रॉन डिफरेंट है। अब ये आया है कि कौन सी चीज़ सेम होगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन था रेंज इज़ मिनिमम एट, रेंज कहाँ पे मिनिमम होती है, तो रेंज 0 पे और 90 डिग्री पे मिनिमम होती है, और मैक्सिमम कहाँ पे होती है, 45 पे रेंज, ठीक है। क्योंकि रेंज के फार्मूले में जो फार्मूला है हमारा रेंज का वो है V0² साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा, 2 और थीटा 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, तो रेंज 0 हो गई, मिनिमम हो गई। अगर थीटा की जगह 19 रखेंगे, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, और साइन 180 भी 0 के बराबर होता है, मतलब कि मिनिमम इन दोनों एंगल्स पे होती है। और दूसरा था द वैल्यू ऑफ अ जी इज़ मिनिमम एट, तो वैल्यू ऑफ जी मिनिमम कहाँ पे होता है, अक्यूटर पे होता है या पोल पे होता है, तो याद रख लेना कि वैल्यू ऑफ जो जी होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होती है, वो अक्यूटर पे मिनिमम होती है और पोल पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसलिए इस पे ऐसे भी क्वेश्चन सब आ सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो अक्यूटर पे क्या होगा और पोल पे क्या होगा, तो पोल पे टाइम पीरियड कम हो जाएगा और अक्यूटर पे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जी का वैल्यू जहाँ पे बढ़ जाएगा वहाँ पे टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अब पोल पे जी का वैल्यू बढ़ गया तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और अगर अक्यूटर पे जी का वैल्यू कम हो गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये आ सकता है। फिर इक्वेशन ऑफ अ हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे 2 फोर्सेस होते हैं, या तो अप्लाइड फोर्स होता है या तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। अगर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कहता है तो फिर उसकी इक्वेशन ये होती है F इज इक्वल टू माइनस KX। माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, ये है इक्वेशन जब इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स हो। अगर अप्लाइड कहता तो हम लिखते F इज इक्वल टू KX। और यहाँ पे ये भी आ सकता है कि K का डायमेंशन यहाँ पे या यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, ये भी याद रख लेना, आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन था
दिस इज़ इन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशंस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो वो एक पेंडुलम होता है और मास ऑफ स्प्रिंग, एक मास स्प्रिंग से कनेक्ट है, ये भी एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और दूसरा जो पेंडुलम वाला जो है वो भी एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और इसके साथ दूसरा भी एक एग्जाम्पल होता है, हम 3 एग्जाम्पल अपने बुक्स में पढ़ते हैं। वो तीसरा होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे और उसका प्रोजेक्शन डायामीटर पे मूव करे, सर्किल की डायामीटर पे, और वहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। तो ये भी एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वैसे। और दूसरा है फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन टू वेक्टर्स गिवन हैं, उन पे हमें न्यू वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर है। अब जब परपेंडिकुलर का है न्यू वेक्टर फाइंड करने के लिए तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सी वेक्टर मिलेगा, और वो सी वेक्टर क्या होगा, आई माइनस 2j प्लस के। ये अब मैं न्यू लेक्चर बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको टेक्निक बताऊंगे कि जल्द से जल्द क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं एक टेक्निक बताऊंगा, उससे आप चंद सेकंड्स में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो इस पर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। और दूसरा था अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या होगा, उसकी एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रही है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसलिए एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और दूसरा क्वेश्चन है इफ़ अ मास ऑफ 2 बॉडीज़ आर डबल, अगर 2 बॉडीज़ हैं उनका मास डबल होता है। इसको ऐसे भी कह सकता है द मास ऑफ ईच बॉडी इज़ डबल, ईच बॉडी इज़ डबल कहे या 2 बॉडीज़ आर डबल कहे, बात वही है। एंड रेडियस इज़ आल्सो डबल, और रेडियस भी डबल कर रहा है, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, रिमेन्स सेम होगा। क्योंकि मास डबल हो रहा है तो एक का भी मास 2, दूसरे का भी मास 2, तो 2 2 में मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे ऊपर। और नीचे डिस्टेंस डबल हो रहा है तो डिस्टेंस r का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हो जाएगा 4, तो 4 4 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी सेम फोर्स ही रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन था द ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ 2 बॉडीज़ होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ 2 बॉडीज़, 2 बॉडीज़ के जो मासेस हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज़, और वो भी स्क्वायर टाइम। तो याद रखना ये आ सकता है। और ये भी याद रखना कि जो वीक जो फोर्स है ना वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, और स्ट्रांग फोर्स जो होता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये याद रख लेना। और दूसरा क्वेश्चन था 26 क्वेश्चन में कह रहा था कि इम्पल्स इज हैज़ अ सेम यूनिट, तो इम्पल्स का किसके साथ यूनिट सेम होता है, मोमेंटम के साथ। अब ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि पहले जो आया था कि नीचे कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो ये मोमेंटम और इम्पल्स दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। नीचे में से कौन से पियर्स हैं जिनके यूनिट सेम होंगे, तो ये मोमेंट और इम्पल्स दोनों के यूनिट सेम है। ये तकरीबन आते रहते हैं, ये इनको आप अपने जहन नशीन कर लें। और 27 है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डिक्रीज़, अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको हम रिटार्डेशन या डेसिलरेशन भी बोलते हैं। और टाइम के साथ वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ होती तो उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था चूज़ द वेक्टर क्वांटिटी, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, उनमें से चूज़ करनी थी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर्स क्वांटिटी थी उन ऑप्शन में से। और गामा रेज क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इनकी एनर्जी हाई होती है और इनका पेनिट्रेशन पावर भी क्या होता है, हाई होता है। तो ये 3 ऑप्शंस थे और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ गामा रेज की हैं। और दूसरा क्वेश्चन था आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हम किस प्रोसेस को बोलते हैं, वो प्रोसेस जिसकी इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम हो, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने की वजह से क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आती, ज़ीरो हो जाता है, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आ सकता है, ये भी आ सकता है अभी के वर्क कब ज़ीरो होगा किस प्रोसेस में, तो ये याद रखना वो आइसो कोरिक में जो है वर्क ज़ीरो होता है, मतलब कि जितनी आप हीट दोगे वो पूरी इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी, वो किस में, आइसोकोरिक में, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम में चेंज नहीं आती, ना आने की वजह से वर्क ज़ीरो हो जाता है। ये आने के चांसेस बहुत हैं, तो आप ये भी बात जहन नशीन कर लें।
और दूसरा गिलवानोमीटर्स यूज़ टू मेजर द, अब गिलवानोमीटर को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम स्मॉल करंट को मेजर कर सकें, स्मॉल करंट की डायरेक्शंस को फाइंड कर सकें। और इससे पहले क्वेश्चन आया था कि गिलवानोमीटर को अमीटर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गिलवानोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक पैरेलल में रेजिस्टर लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, लो होती है। और इसी गिलवानोमीटर को अगर मुझे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर मुझे सीरीज़ में लगाना पड़ेगा गिलवानोमीटर के साथ। ये भी क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो ये वोल्ट मीटर वाला आ चुका है, तो अमीटर वाला अब आएगा शायद। और उसके बाद है क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑन बॉडीज़ गिवन बाय। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन अगर हमें फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डी कॉस थीटा। तो मैंने आप लोगों को बताया था एफ डॉट डी, मतलब जहाँ डॉट प्रोडक्ट जहाँ पे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट की निशानी को अगर रिमूव करेंगे तो वहाँ पे कॉस आ जाती है, और जब भी कॉस आ जाती है मतलब कि हम ये मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। और ये देखो वहीं पे दूसरा क्वेश्चन आया था, वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। तो वर्क किसका प्रोडक्ट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, और फाइनली वर्क जो मिलता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। और दूसरा क्वेश्चन था, द पार्टिकल हैविंग अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। वो कौन सा पार्टिकल है जिसका जो मास है वो इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसका चार्ज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन है। तो ये एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, और वो होता है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। और सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो चार्ज इन मोशन। जब चार्ज हम पढ़ते हैं, जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और चार्ज जब मोशन में होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दूसरी फील्ड भी आ जाती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। और व्हेन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज़ डिफाइंड बाय द रिलेशन। अब देखो वही आ गया कि करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, क्यू अपॉन टाइम। तो मतलब टाइम के साथ जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर में से, उसको हम करंट बोलते हैं आई, और उसका ये फार्मूला है। और उसका यूनिट भी आ चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। अभी आ सकता है कि चार्ज का क्या यूनिट होता है, तो वो कूलम होता है। दूसरा था बॉयज़ लॉ एक्सप्रेस्ड। अब बॉयज़ लॉ की रिलेशनशिप कैसे होती है, जबकि टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं। तो बॉयज़ लॉ जो है उसने रिलेशनशिप बताई थी वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, और उसने बताया था कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब एक चीज़ अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा था द सब्सटेंस हैविंग अ इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। अब कौन सा सब्सटेंस है जिसकी रेजिस्टिविटी ना कम है ना ज़्यादा है, तो वो सेमीकंडक्टर्स हैं। और जिसकी रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो वो हो जाएगा इंसुलेटर, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम हो गई बहुत ही तो वो होगा कंडक्टर, और बीच में हो तो उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट ड्राइव्ड यूनिट। तो वहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें से जो ड्राइव नहीं था वो क्या था, सेकंड, क्योंकि सेकंड जो होता है वो फंडामेंटल होता है। सेकंड क्या होता है, फंडामेंटल। इसलिए द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। और तो कन्वर्जिंग लेंस का पावर क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस बोलता तो उसका पावर क्या होता, नेगेटिव होता। और यहाँ पे एक और भी एमसीक्यूज आ चुका है जो मैंने ऐड नहीं किया, वो ये था कि वो कौन सा लेंस है जिसकी साइज़ जो होती और साइड जो हैं मतलब कि कॉर्नर्स जो हैं वो थिक हैं, और जो मिडिल है वो थिन है। तो वो क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। और वो क्या करता है, डाइवर्जिंग करता है। वो क्या करता है, डाइवर्जिंग करता है, मतलब वो डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव लेंस। और दूसरा क्वेश्चन था द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लो भाई, लफ्ज़ आ गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये मैं आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहे, क्या कहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहे, तो मतलब कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी तो अपरेंट वेट और ट्रू वेट दोनों बराबर होंगे। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहे या कहे कि एलिवेटर रेस्ट में है, दोनों कंडीशंस में अपरेंट वेट और ट्रू वेट दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर कहता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है और फिर अपवर्ड जा रहा है हमारा एलिवेटर, तो अपरेंट वेट जो है वो बढ़ जाता ट्रू वेट से एम ए टाइम। मतलब कि ट्रू वेट प्लस एम ए फार्मूला हो जाता है, जिसको हम ओपन करते हैं तो फार्मूला होता है एम इंटू ब्रैकेट जी प्लस ए। वो तब होता जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, और डाउनवर्ड होता तो फिर उसी फार्मूले से ट्रू वेट से अपरेंट वेट को फाइंड करने के लिए ट्रू वेट से हम माइनस करते एम ए को।
और दूसरा क्वेश्चन था इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसको बोलते हैं? वो जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो, खुद ही बताता है। फिर कह रहा है कि उसमें कौन सी एक्सटर्नल चीज़ जो है ज़ीरो होगी, तो वो टार्क होता है। अगर यहाँ पे करता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मतलब कि मोमेंटम कांस्टेंट है, और जब मोमेंटम कांस्टेंट होता तो फोर्स ज़ीरो हो जाता। तो ये डेफिनेशन पढ़ के आते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड अ फोर्स। टाइम के साथ मोमेंटम चेंज हो तो उसको हम फोर्स कहते हैं, अगर मोमेंटम चेंज नहीं होता तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड अ टार्क। अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता तो टार्क क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन था द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कहे, वोल्टेज कहे या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहे, इन तीनों का यूनिट सेम ही है और वो है वोल्ट। और दूसरा क्वेश्चन था द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ देज यूनिट्स एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है एलिमेंट्स की, वो तकरीबन बराबर होती है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा रहे हैं अपने एटम से। ठीक है, जितने एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे उतनी आईपी वैल्यू ज़्यादा आपको देनी पड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लाइट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ मीडियम। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है लाइट की जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती? तो वो होती है फ्रीक्वेंसी। वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। लाइट की जो स्पीड है, या लाइट की वेवलेंथ है, या लाइट का टाइम पीरियड है, ये सब चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं मीडियम पे कि मीडियम किस नेचर का है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो ये थे क्वेश्चंस 45 जो मुझे मिले, मैंने आप लोगों के आगे पेश किए, इनको एक्सप्लेन किया। और इससे पहले मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है जिसमें 20 MCQs हैं जो कि पहले टेस्टों में आ चुके थे। तो अब जैसे दूसरे MCQs मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। मोर MCQs देखने के लिए, मोर लेक्चर्स सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।